हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो आफ्टर अ लॉन्ग गैप फिर से मैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पूरा कवर करने के लिए आ गया हूँ। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं की थी, शायद मैंने, जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से कवर किया था, है ना। और आइडियल सॉल्यूशन के बाद मैंने लेक्चर्स अपलोड करना कम कर दिया था, यानी कि लेक्चर्स उसके बाद अपलोड हुए नहीं 12th के। तो फिर से मैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाकी जो लेक्चर्स हैं उसको लेकर के आया हूँ, और मैं कंटिन्यूअस वे में अब जो भी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बचे हुए लेक्चर्स होंगे उसको मैं अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग उसका बहुत सारा बेनिफिट उठा पाएँ और अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार क्विक रिकैप देना चाहूँगा। मैंने आपको पिछले क्लासेस में, यानी कि जो भी हमारे पीछे के लेक्चर्स थे, उसमें मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया था, है ना। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन पे फॉलो करता हो, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। मैंने उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया था, और लास्टली शायद मैंने यही कंक्लूजन दिया था कि वैसे दो कंपोनेंट्स जो नियरली सेम मॉलिक्यूलर साइज कंटेन करते हैं एज वेल एज सेम पोलर नेचर कंटेन करते हैं, तो उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ के बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन और देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, एज वेल एज उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए फुल एनर्जेटिक हो जाइए आप लोग भी, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं थोड़ा सा फुल स्लाइड में आ जाऊँगा, जिससे मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। और जहाँ पे भी ज़रूरत होगा मैं आपको इसी सेम तरीके से सामने आकर के चीज़ों को डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो चीज़ें हैं आपको कैसी लग रही हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। आपके सजेशंस हमारे लिए हमेशा यूज़फुल होते हैं, तो आप सजेशंस ज़रूर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो नाम खुद ही क्लियर कर रहा होगा आपको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल ना हो, और आइडियल कब होता था, जब वो रॉल्स लॉ को पूरा फॉलो करता था, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन पे फॉलो ना करे, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ at all temperature and concentration are called non-ideal solution। ओके, तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करता हो, क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब इस तरह के केसेस में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, इसको मैं पी ऑब्जर्व से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, है ना। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उस केस में जो हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है, वो रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड
वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, यानी कि P ऑब्जर्व, शॉर्ट में OBS लिख रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू, P ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू, रॉल्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करते थे बच्चों, याद करो, कैलकुलेट करते थे P नॉट A XA प्लस P नॉट B इंटू XB के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि P ऑब्जर्व जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि सर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल क्यों होता होगा, तो मैंने कहा था कि अगर दो डिफरेंट प्योर लिक्विड्स को मिक्स करने से पहले एज वेल एज मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहने के केस में हमारा सॉल्यूशन आइडियल होता है। और अगर इंट्रैक्शन जो है वो चेंज कर जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने के कारण हमारा सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें इंट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग इंट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग के जैसा नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन interaction before mixing and after mixing will be different, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर कहीं पे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें इंट्रैक्शन जो है वो चेंज कर जाता है। इंट्रैक्शन चेंज करने का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों वो बदल जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या क्या छोटा छोटा कंडीशंस आएगा। तो पहला कंडीशन तो यही आया कि सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जो PS होगा दिस इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये इसके बराबर नहीं होगा, जो कि हम लोग रॉल्स लॉ से कैलकुलेट करते थे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सर A का पार्शियल प्रेशर भी P नॉट A XA के बराबर नहीं होगा, एज वेल एज B का भी पार्शियल प्रेशर जो है वो P नॉट B इंटू XB के बराबर नहीं होगा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ओके। दूसरा हम कह सकते हैं कि चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्स जिसको हम लोग बोलते थे, ये भी हमारा नॉन जीरो होगा। यानी कि अगर हम लोगों ने एक्सपेक्ट ये किया कि 50-50 ml दो प्योर लिक्विड को आपस में मिक्स किया तो फाइनली हमको 100 ml मिले, तो वो आपको 100 ml नहीं मिलेगा, या तो 100 से ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम या कम हो जाएगा, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 100 मिलता तो इनिशियल और फाइनल को सब्सट्रैक्ट करते तो जीरो हो जाता, अगर वॉल्यूम बढ़ जाए या घट जाए तो उस केस में हमारा डेल्टा V मिक्स जो है तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इन द सेम मैनर हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलेगा तो एंथैल्पी चेंज भी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और दो चीजें तो हमारी फिक्स होती थी हमेशा, दो चीजें कौन फिक्स होती थी बच्चों, एक चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा S मिक्स जो है वो तो मैंने आपको कहा था कि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा Z मिक्स, ये हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो, क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हमेशा लेस देन जीरो होता है। और एंट्रोपी, क्योंकि दो प्योर लिक्विड्स को हम लोग मिक्स करते हैं, तो दो प्योर लिक्विड को मिक्स करने के दौरान अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। तो ये चीजें तो मैंने जो लास्ट की पॉइंट्स है ये तो मैंने आपको फिक्स ही करवा दिए थे, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसको सोचने का वो फिक्स रहेगा। कहने का मतलब एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा लेस देन जीरो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ बच्चों, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल वे में बोलेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि इस केस में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसमें इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग
एंड इंट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में बदलाव देखने को मिलता है और उसके कारण से ये प्रॉपर्टीज भी आपको चेंज होता हुआ दिखता है। फिर अब हम लोग आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप पे। एक्चुअली में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। कौन कौन, तुम खुद से भी सोच सकते हो। सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्योर लिक्विड को मिक्स करने के बाद बढ़ जाए, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको भी पता है कि उस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घटेगा तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, वीक हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का, तो उस केस में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या क्लियर हुआ बच्चों? हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड द सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अगले स्लाइड में मैं मूव कर जाता हूं और इसको भी आप फटाफट लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे मैं नोट करवाऊं उसी समय आप इन चीजों को नोट भी करते चलें, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग हो जाएगा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, तो मैंने भी जस्ट कहा कि हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के होंगे, तो दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा, फर्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, विथ पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो दो तरह के डेविएशन हो सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे, जब वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन कब बोलेंगे, जब वेपर प्रेशर का वैल्यू जो है वो घट जाएगा बच्चों। ओके, तो पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारे पास हेडिंग वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, विथ। चलिए बच्चों हम लोग पहला डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ए बी इंट्रैक्शन ए एज वेल एज बी इंट्रैक्शन से क्या हो, वीक हो। ठीक है, क्या हो, वीक हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। आपको भी समझ में आ रहा होगा, जब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगा, जब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगा तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आएगा, ज्यादा है। और कैलकुलेटेड वैल्यू से अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसा डेविएशन शो करेगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, इसको चलिए डिफाइन भी कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन, कंपोनेंट्स को मैंने ए और बी के रूप में इंडिकेट किया। तो ए और बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी इंट्रैक्शन, जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, आप देख सकते हो उसको। सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी इंट्रैक्शन, देन ए एंड बी इंट्रैक्शन will show positive deviation, will show positive deviation from Raoult's law। यानी कि Raoult's law के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आएगा उसके रिस्पेक्ट में ये कैसा डेविएशन शो करेगा बच्चों, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब इसमें देखें, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि P ऑब्जर्व जो है वो P कैलकुलेटेड से क्या हो जाएगा, ज्यादा। P ऑब्जर्व जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, P कैलकुलेटेड से ज्यादा। इसका मतलब P ऑब्जर्व का वैल्यू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B से ज्यादा आएगा। ओके, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इसमें जो दो कंपोनेंट है, दैट इज कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर वो P नॉट A एक्स A से ज्यादा हो जाएगा, और कंपोनेंट B का जो पार्शियल प्रेशर होगा, कंपोनेंट B का जो पार्शियल प्रेशर होगा जिसको PV से इंडिकेट करते हैं, वो P नॉट B
XB से ज्यादा आएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमको अच्छे से समझ के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। यानी कि जो लाइन हमारा स्ट्रेट मिलता था पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, अब हमारा जो वैल्यू होगा उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए का क्या हो गया है, तो P0A XA से बढ़ गया है, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो पार्टिकल्स पास होंगे या दूर दूर हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर होने का मतलब इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी मिक्स करने के बाद बढ़ जाएगा, यानी कि चेंज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है समझेंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, यानी कि हम बोलेंगे कि सर जब नया बॉन्ड बना होगा ना तो कम एनर्जी रिलीज हुआ होगा, और जब ओल्ड बॉन्ड्स को क्लीव किए होंगे, कौन से ओल्ड बॉन्ड्स को, तो AA एज वेल एज B और B के बॉन्ड को क्लीव किए होंगे, इसके बॉन्ड को तोड़े होंगे, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ा होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ा और कम एनर्जी रिलीज हुआ, यानी कि फाइनली आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। अगर फाइनली एनर्जी एब्जॉर्ब ही हो रहा है तो उस केस में डेल्टा H मिक्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में ओवरऑल इंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग बात करें इंट्रोपी चेंज की, तो इंट्रोपी चेंज तो फिक्स होता है ग्रेटर देन 0। और पांचवा लास्ट पॉइंट जो है डेल्टा जी मिक्स, तो डेल्टा जी मिक्स की बात करें तो ये हमारा लेस देन 0 होगा। ओके बच्चों, तो बताओ ये चीजें क्लियर हुई, आपको अच्छे से समझ में आई। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, तो बोलेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ए बी इंट्रैक्शन, यानी कि कंपोनेंट ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले से मौजूद ए एज वेल एज बी इंट्रैक्शन से क्या हो, वीक हो, कमजोर हो, तो उस तरह के केस में हमारा सॉल्यूशन जो है वो कैसा डेविएशन शो करता है बच्चों, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्यों शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा रॉल्ड्स लॉ के थ्रू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स which we have to remember with respect to non-ideal solution with positive deviation. Okay, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, तो हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के, एज वेल एज इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ओके, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड में आ जा रहा हूँ, अगले स्लाइड में मूव कर रहा हूँ बच्चों। तो देखेंगे अगर एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं एक छोटा सा फंडा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि इसमें इसके एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का बड़ा रोल होता है, ठीक है। किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं H बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ ट्रिक दे दूं तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, तो आप ऐसा समझो कि आप ऐसा कहना कि जैसे ही हम लोग किसी प्योर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, यानी कि इन प्योर फॉर्म H बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर प्योर फॉर्म में है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है, ऐसा, हाँ। और जैसे ही मिक्स कर दिया इन मिक्सचर और सॉल्यूशन, या आप डायरेक्टली बोल दो ना, सॉल्यूशन ही बोल दो, है ना, इन सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। इन सॉल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अब्सेंट। अगर ऐसा केस आपको समझ में आए तो हम बोलेंगे कि सर पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा मिक्स करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे आप इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। एग्जाम्पल में वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो वाटर में जैसे ही बेंजीन मिलाएंगे ना, तो बेंजीन क्या करेगा ना कि सर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा। जैसे मान लो कि सर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो रेड कलर से मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले कैसे जुड़े होते, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते, लेकिन जैसे ही बेंजीन आएगा
तो ये इसके बीच में आकर के अपना पोजीशन ले लेगा, ये यूनिफॉर्मली रूप से मिक्स हो जाएंगे ना बच्चों। तो अब इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, वाटर वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या होगा, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया वाटर प्लस बेंजीन, किसका, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। वाटर प्लस टोल्यूइन भी हो सकता है, C7H8, दिस इज टोल्यूइन। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत यूजफुल है बच्चों। जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें भी बेंजीन मिला देते हैं बच्चों, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और जैसे हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसीटोन। अब एसीटोन में मैं कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर दूं, कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर दूं। अब एसीटोन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन नहीं करता, बट इसके मॉलिक्यूल में ना, इसके मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इसके मॉलिक्यूल में कैसा इंटरेक्शन होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और CH2 जो है वो लगभग नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को CH2 के मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है, ये वीक कर देते हैं, ठीक है। और वीक करने के कारण हमारा कैसा डेविएशन शो होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि मिथाइल अल्कोहल में वाटर मिला दिया, मिथाइल अल्कोहल में वाटर मिला दिया, ठीक है। अब वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और मिथाइल अल्कोहल जो 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे ही मिथाइल अल्कोहल को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर के H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। यानी कि हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसी तरीके से आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, C2H5OH प्लस वाटर, ठीक है। सबके लिए एक्सप्लेनेशन हम लोग वैसा ही देंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों घट गया होगा। क्या हुआ होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया होगा, ओके। एक और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जानकारी के लिए। हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दे तो ये भी कैसा डेविएशन शो करता है, तो ये भी बाबू पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास हो गया कैसा सॉल्यूशन बच्चों, तो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बारी। अब किसका बारी आता है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि इसके हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ भी इसका कैसा होता है। तो ग्राफ को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखेंगे तो ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास लाइंस हो गए जिससे हम लोग मोल फ्रैक्शन एज वेल एज वेपर प्रेशर को इंडिकेट करेंगे, ओके। तो y एक्सिस पे मैं बच्चों वेपर प्रेशर रख दे रहा हूँ, ठीक है। और x एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। क्या रख रहा हूँ बच्चों, मोल फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे A के मोल फ्रैक्शन को मैं 0 मान रहा हूँ। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस डायरेक्शन तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेगा। तो x कितना जाएगा 1। यहाँ पे B के मोल फ्रैक्शन को 1 मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आके B का मोल फ्रैक्शन कितना जाएगा 0, ठीक है। अब A के रिस्पेक्ट में सोचे तो A प्योर स्टेट में होगा तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग कितना इंडिकेट करेंगे बच्चों, P0A। और B के वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, P0B से, ओके। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो उस केस में हम लोग कैसे इसको मिलाते, तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके मिलाते हैं ना बच्चों, हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग मिला देते स्ट्रेट लाइन से, ओके। हम लोग कुछ इस तरीके से इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ओके। तो अगर ये प्योर स्टेट में होता तो कुछ ऐसा होता, लेकिन क्योंकि ये आपका रॉल्स लॉ को तो फॉलो कर नहीं रहा, तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उस पर्टिकुलर केस में ये आपका जस्ट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को ऐसे डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके ऊपर से बच्चों ये ऐसे करके
जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी इसके ऊपर से ही ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और जब दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ गया है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज कर गया, तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर ऊपर से ही जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज पी एस, और पी एस क्या है, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा है। अच्छा, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को, तो पी बी किससे ज्यादा हो गया, तो पी नॉट बी एक्स बी अगर बराबर होगा तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते, जो कि डॉटेड फॉर्म में दिखा है। और ये किसको इंडिकेट करेगा, पी ए को, है ना बच्चों, किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, पी ए को। ये किससे ज्यादा हो जाएगा, पी नॉट, ये किससे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे पास होगा। अब देखो इसमें कोई एक ऐसा कंपोजिशन आपको जरूर समझ में आएगा जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट मुझे दिख रहा है ना, ये पॉइंट हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो एक ऐसा कंपोजिशन जहां पे, एक ऐसा कंपोजिशन बच्चों जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, एक ऐसा कंपोजिशन जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाए बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाए, वो कहलाता है मैक्सिमम पॉइंट। वो क्या कहलाता है बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इस मैक्सिमम पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचोगे, इस मैक्सिमम पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो हम बोलेंगे सर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा था, उल्टा। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे हमारा एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा, इसको आगे डिस्कस भी करना है, पहले थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको बाद में हम लोग देखेंगे भी। व्हाट इज एजियोट्रॉप, पहले ये क्वेश्चन आता है। तो एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। व्हाट इज एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, यानी कि वैसा मिक्सचर जिसमें दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करने वाले कंपोनेंट्स हो, लेकिन उनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करे, तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने वाटर और HCl को मिला दिया, ठीक है। तो वाटर और HCl को मिलाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट शो करे, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर हम लोग जैसे ही पहुंचे, मतलब एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचे जिस टेम्परेचर पे दोनों एक साथ ही वेपोराइज हो, कोई पहले और कोई बाद में वेपोराइज ना हो, दोनों एक साथ ही क्या करना शुरू करे, वेपोराइज करना शुरू करे, बॉइल करना शुरू करे। तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉप कहलाएगा। तो देखो एजियोट्रॉप हर कंपोजिशन पे नहीं बनता, जैसे ये हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को एक क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट, जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, और वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन जो है वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, और वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। लेकिन अगर इस कंपोजिशन से पहले हो या आगे चले जाए तो उस समय ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करता है, यानी कि एजियोट्रॉप को फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या हुआ, एजियोट्रॉप को फॉर्म करने के लिए कंडीशन ये हुआ कि वो जरूर मैक्सिमम पॉइंट पे ऑब्टेन किया गया हो। और आगे देखेंगे कि जब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन होगा तो उस केस में वो मिनिमम पॉइंट पे ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। आई थिंक सबको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजों को आप अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, जहां पे भी आपको नेसेसरी लगे नोट करेंगे, नोट बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है, जिससे आपको आगे भी इससे बेनिफिट मिल पाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इसको कवर करने के बाद हम लोग मूव करते हैं किस पे, तो हम लोग मूव करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा जो सेकंड टाइप था
उसको हेडिंग करेंगे, हेडिंग करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ कौन सा डेविएशन बच्चों, निगेटिव डेविएशन। अब आपके मन में खुद से सारी चीजें आ गई होंगी, अगर निगेटिव डेविएशन आप कह रहे हो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बढ़ गया होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तभी तो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तभी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी डिफाइन कर ले जल्दी से। ठीक है सर, जल्दी से इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, साथ साथ लिखेंगे बच्चों आप लोग, सॉल्यूशन इन विच AB interaction is stronger than, वहां पे लिखा था वीकर, यहाँ पे बस स्ट्रॉन्गर कर देना, देन AA और BB इंट्रैक्शन, AA और BB इंट्रैक्शन, ठीक है, will show नेगेटिव डेविएशन। ओके बच्चों, ये तो सिंपल सा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उस केस में वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम, और इस केस में ये कैसा डेविएशन शो करेगा, तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए अब इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स जो है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट्स तो आसान से होंगे, पॉइंट्स क्या क्या होंगे देखो। पॉइंट्स पहला जो होगा हम बोलेंगे कि सर पीएस जो है वो कम होगा किससे, पी कैलकुलेटेड से। पीएस को मैं पी ऑब्जर्व लिख दूं तो ज्यादा सही लगेगा, है ना, पी ऑब्जर्व जो होगा वो पी कैलकुलेटेड से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर पी ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि इससे ये वैल्यू हमारा कम आएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसी सेम तरीके से आप कह सकते हैं जैसे पहले आपने कहा, इसका मतलब पी ए जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए से कम होगा, और पी बी जो होगा ये भी आपका पी नॉट बी एक्स बी से कम आएगा। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट, तो डेल्टा वी मिक्स जो होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और कम एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लगा होगा। जैसे मान लो कि AB की बात करें तो AB इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, और ये इंट्रैक्शन क्या था, वीक था, तो इसको तोड़ना पड़ा होगा AB बनाने के लिए, तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ा और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया, यानी कि फाइनली आप कह सकते हो एनर्जी नेट जो है वो रिलीज ही हो रहा। तो जब नेट एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ओके, और दो कहानी तो आपकी फिक्स है भाई, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0, और एक कौन है हमारे पास, पांचवा बता दो, तो पांचवा है डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा जी मिक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। इसके भी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम लोग आए बच्चों, तो एग्जांपल में एक हमारे पास है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, CHCl3 को किसको बोलते हैं बच्चों, CHCl3, और इसके साथ है एसीटोन। एसीटोन क्या है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसकी बात करें तो क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, और हमारे पास कितने क्लोरीन होंगे, 3 क्लोरीन होंगे, और ये जो एसीटोन है ये C डबल बॉन्ड O से इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अपनी थोड़ा सोचना कि सर यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन मिलकर के इस कार्बन पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज आने से किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा। ठीक है, और इन द सिमिलर वे इस पे कैसा चार्ज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे H बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड के डेवलपमेंट का कंडीशन ही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, जैसे बेसिक जो थ्योरी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की उसके अकॉर्डिंग सोचे तो नहीं बनता, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में आप समझिएगा कि यहाँ पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये कंटेन कर ही नहीं रहा था, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाने से हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके लिए ट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे आफ्टर मिक्सिंग
आफ्टर मिक्सिंग अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, आफ्टर मिक्सिंग H बॉन्ड फॉर्म्स, आफ्टर मिक्सिंग H बॉन्ड फॉर्म्स, अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल। ठीक है, जैसे इसका एक मैं कॉमन फॉर्म देता हूँ, तो हमारे पास कॉमन फॉर्म क्या होगा, CH प्लस कोई कंपाउंड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेन करता हो, तो वही मैं लिख रहा हूँ इसके लिए ट्रिक। तो CH हो और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा निगेटिव डेविएशन होगा। और X की जगह पे क्या हो सकता है, तो X की जगह पे Cl ले लो या Br ले लो, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारे पास एक जनरल ट्रिक हो गया जिसको आप याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा दो सॉल्यूशन जिसमें एक हमारा CH टाइप हो यानी कि क्लोरोफॉर्म हो या ब्रोमोफॉर्म हो और इसको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ मिक्स कर दें तो वो हमारा कैसा डेविएशन शो करेगा बच्चों, तो नेगेटिव डेविएशन। दूसरा जो हमारे पास ट्रिक होगा, दूसरा जो एग्जांपल या कैटेगरी, आप सिंपली कहें कि सर मैंने क्या कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और उस स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर मिला दिया। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिला दो, वाटर। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा किसका, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या ले सकते हैं, जैसे HClO4 ले लेते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HMI3 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग HCl, HI, HBr ये सभी ले सकते हैं। तो इन सभी का पेयर अगर वाटर के साथ बनाया जाए तो ये सभी जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन को करेंगे। जैसे कोई लिखते हैं HClO4 प्लस वाटर, चलेगा, है ना। तो ये सभी हमारे लिए कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। इसके अलावा कुछ मैं और जो एग्जांपल देता हूँ जो ज्यादा फेमस है वो भी आप लिख लेंगे। क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, ये याद रख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक और है एसिटिक एसिड प्लस पाइरिडीन। तो ये आप दो एग्जांपल स्पेशली याद रख लीजिएगा। इसके अलावा तो मैंने आपको ट्रिक दे ही दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाऊं बच्चों, अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाऊं कि ये ओवरऑल किस तरीके से आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो फिर से कहानी वही चलेगी। हम लोग रख देते हैं y एक्सिस पे वेपर प्रेशर को, x एक्सिस पे रख देते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन को, है ना। रख दिया मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पे। अब थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A का 0, यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन 1, यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्योर कंपोनेंट A के वेपर प्रेशर को P0A से इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पे कंपोनेंट B के वेपर प्रेशर को P0B से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये आइडियल होता तो हमारा ग्राफ जो होता वो कैसा होता बच्चों, स्ट्रेट लाइन। हमारा ग्राफ कैसा होता, तो स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आपका नॉन आइडियल है, ये आपका कैसा है बच्चों, नॉन आइडियल है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से जाएगा, तो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे से आपका होकर के जाएगा, ठीक है। तो आप सही से बनाना, स्ट्रेट लाइन को एग्जैक्ट ऐसे करके मिला देना, ओके। अब देखो हमारा जो लाइन होगा वो कैसा होगा, तो लाइन जो होगा वो कर्व नेचर का होगा, वो इसके नीचे से जाएगा। कहाँ से जाएगा बच्चों, इसके नीचे से ऐसे करके, ओके। अब एकदम स्मूथ कर्व बनाना बच्चों, ओके। ये ऐसे करके जाएगा और सॉल्यूशन के लिए भी जो लाइन दिखाएंगे ना, मैंने इसलिए ग्रीन कलर को चुना है, ऐसे करके दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसको बोलूँ तो ये PA जो होगा ना, ये क्या होगा, कम होगा, किससे, P0A XA से। और यहाँ पे ये जो PS आ रहा है ना, ये भी कम होगा, किससे, P0A XA प्लस P0B XB से। और ये तो PB है ना, तो PB जो होगा ये किससे कम होगा, P0B
एक्स व्यू से। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोल देते हैं मिनिमम पॉइंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट। What is this? This is called minimum point. What is the meaning of minimum point? तो minimum point का मतलब होता है वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाए, और वेपर प्रेशर कम होगा, सबसे कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इस कंपोजिशन पे इससे पहले या इसके आगे आपको मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा, तो इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे सॉल्यूशन जो है वो कैसे बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अभी जस्ट पढ़ा था, एजियोट्रॉप। ठीक है ना, हमने कहा भी था जब हम लोग नेगेटिव डेफिनेशन शो करवाएंगे तो उस केस में इसको स्टडी भी करेंगे। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, अब चूंकि मिनिमम पॉइंट पे ऑब्टेन हुआ है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पास हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके टाइप। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई कि नहीं, और अगर कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसको फिर से रिपीट करके या किसी भी तरीके से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। होपफुली आप लोग इस कोविड-19 में भी अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन और उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। फिर आफ्टर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग आ जाएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी नहीं किया, तो अगले लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।